सो जी कल हमने ये कहा था कि हम डॉम हमारे लिए जब भी कोई वेब पेज जो HTML CSS में लिखा होता है, ब्राउज़र जब उस वेब पेज को रेंडर करता है, तो वो तमाम एलिमेंट्स को उठा के क्या बना देता है? और इसीलिए जब हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो डॉक्यूमेंट के आउटपुट में या कंसोल में हमें क्या मिलता है बेसिकली डॉम ट्री मिलता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि वही HTML की कोडिंग मिलती है। शक्ल से तो आपको वही दिखती है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है बेसिकली डॉम ट्री मिलता है, ठीक है? अब उस डॉम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं और मैंने कहा कि वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन आप उन्हें शक्ल से देख के आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट शायद नहीं है। जैसे अरे शक्ल से देख के आपको नहीं लगा था कि वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने कल साबित किया था कि उसमें प्रॉपर्टीज और फंक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब सारे HTML के एलिमेंट्स को डॉम ने ऑब्जेक्ट बनाया, तो जिसने ऑब्जेक्ट बनाया, जब हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो प्रॉपर्टीज और फंक्शंस भी हम ही लिखते हैं ना। जब ब्राउज़र ने उसको ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस या मेथड्स भी कौन एसोसिएट करेगा उसके साथ? ब्राउज़र ही एसोसिएट करेगा, तो वो होते हैं। वो एसोसिएट होते हैं, इसकी मिसाल यूँ हुई कि हमने एक एलिमेंट ग्रैब किया और उस एलिमेंट का रेफरेंस एक वेरिएबल में स्टोर किया और फिर जब इस वेरिएबल को डॉट लगा के और हमें ये भी पढ़ा है कि डॉट किसकी कन्वेंशन है? ऑब्जेक्ट की कन्वेंशन है कि डॉट के साथ जब भी कोई चीज़ लिखते हैं, वो 2 में से एक होती है या प्रॉपर्टी या मेथड। तो फिर अगला फ़र्क है प्रॉपर्टी कब और मेथड कब, ये जानने के लिए हमने कहा था जी कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी यानी किसी भी वर्ड के साथ जो डॉट के साथ लिखा हो, उसके साथ अगर पैरेंथेसिस होंगी, तो वो क्या कहलाएगा? मेथड और अगर पैरेंथेसिस नहीं होंगी, तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। सॉरी प्रॉपर्टी। तो ये सारी बातें हम कर चुके। तो इस सिलसिले में हमने कहा था जी कि कंसोल डॉट लॉग में कंसोल ऑब्जेक्ट है और डॉट के बाद लिखी जाने वाली चीज़ दोनों में से एक मेथड। इस केस में ये मेथड है बिकॉज़ इसके साथ पैरेंथेसिस है। फिर हमने ये कहा था कि इन पैरेंथेसिस में भी कुछ वैल्यूज आ सकती हैं जिनको हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं या लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स बोलते हैं, बाजू का पैरामीटर्स भी बोल देते हैं। तो उन लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में जब हम कोई खुद से फंक्शन लिखते हैं यूजर डिफाइंड, तो आर्गुमेंट्स भी किसने डिफाइन करने होते हैं? हम ही ने बताने होते हैं कि एक आर्गुमेंट लेगा, दो लेगा, तीन लेगा, चार लेगा, पांच लेगा। लेकिन जब हम कोई बिल्ट इन मेथड यूज करते हैं, तो उसके कितने आर्गुमेंट्स होंगे वो कौन बताएगा? जिसने वो फंक्शन लिखा। यानी अगर बिल्ट इन है तो इसका मतलब लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स भी बिल्ट इन होंगे, हमें पता करने पड़ेंगे। फिर उसमें भी एक ऑप्शन होता है कि आर्गुमेंट्स में कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक फंक्शन है या एक मेथड है, अब मैं फंक्शन या मेथड बोलूँ तो आपको फर्क समझ आ जाना चाहिए। एक फंक्शन या मेथड है, तो उसमें अगर 3 आर्गुमेंट्स हैं, तो ये डिसीजन करना अगर आपने खुद लिखा है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कौन ऑप्शनल। अगर आपने फंक्शन खुद नहीं लिखा, जो मोस्ट ऑफ द केसेस अब मेथड खुद नहीं लिखते, तो फिर आपको कौन बताएगा कि इसमें कितने आर्गुमेंट्स हैं और कौन-कौन से ऑप्शनल है, कौन-कौन से ज़रूरी हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन बताएगी। इतना काम आप जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन से या इंटरनेट से कोई भी रिसोर्स ले लें, W3 स्कूल इज़ द बेसिक एंड द फेमस वन, आप वहाँ से ये चेक कर सकते हैं। तो ये खैर, अब हमने कहा जी कि आप कोई भी चीज़ है, चाहे वो डॉम का नोड है या डॉम का एलिमेंट है। नोड क्या है आगे चल के थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा कि नोड क्या है बेसिकली। तो वो उसको स्टोर करने के 3 तरीके ही हो सकते हैं। या नोड को हम किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर कलेक्शन ऑफ नोड्स या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उसको कहाँ स्टोर करेंगे? किसी अरे में स्टोर करेंगे। या अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो बेसिकली तो डॉम, जब भी डॉम का कोई एलिमेंट होता है तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही होता है। उसका रेफरेंस ही होता है, उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू। तो वैल्यू किसके अंदर होती है? रेफरेंस ऑब्जेक्ट का होता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वैल्यू उसकी होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू, ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या होता है? रेफरेंस ही होता है। ठीक है? सो अब जैसे ये है, ये वैल्यू किसकी है? प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू है? इनर टेक्स्ट की। तो इनर टेक्स्ट किसकी प्रॉपर्टी है? किसी न किसी ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट ये किस ऑब्जेक्ट की? ये को मेरा डिफाइन किया हुआ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डॉम का। ठीक। अब मैं अगर ये लास्ट टाइम मैंने ये किया था कि मैंने एक फंक्शन यूज किया था गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये फंक्शन है, मेथड है? मेथड है ना? तो इसका मतलब ये है कि मेथड बिल्ट इन था। तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट में जब एक मेथड बिल्ट इन हो सकता है, तो सैकड़ों हो सकते हैं और वो हैं। तो अब जरा देखिएगा, मैं थोड़े से ये मेथड्स ये एक्सप्लोर कर दूं, जस्ट ताकि हमें कहीं जरूरत पड़े तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये ना करूं बल्कि ये कर दूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट या एलिमेंट्स
अब मुझे ये बताएं कि यहाँ था गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो एलिमेंट क्या है, सिंगुलर है। यहाँ क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो नाम से जाहिर हो गया कि इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपको क्या देगा, यानी ये फंक्शन जब हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं तो हमें क्या रिटर्न करता है, एक एलिमेंट, जो नाम से भी जाहिर है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी यूनिक होती है और पीछे लिखा हुआ भी है गेट एलिमेंट। तो जिसने फंक्शन लिखे उसने इन कन्वेंशंस का भी ख्याल रखा कि प्लूरल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है या सिंगुलर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो गेट एलिमेंट्स से ही आपको क्या अंदाजा हो गया कि यार इस केस में ये फंक्शन हमें एक एलिमेंट नहीं रिटर्न करेगा, कम से कम मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। एक भी कर सकता है लेकिन नॉर्मली क्या करेगा, मल्टीपल। तो अब इसकी लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में देखें क्या है। अब बहुत सारी चीजें हैं, मैंने कहा था कॉलन के बाद जो कुछ भी होगा वो क्या है, तो इसका मतलब है ये क्या लेगा, एक क्वालिफाइड नेम। अब क्वालिफाइड नेम का मतलब आप समझिए वैलिड नेम, यानी इसका मतलब है कोई भी इनवैलिड नेम नहीं दे सकते। अगर मैं टैग नेम की जगह यासिर लिख दूं, तो यासिर किसी टैग का नेम है, तो इसका मतलब है यासिर इज इनक्वालिफाइड नेम। इनक्वालिफाइड होता है, अनक्वालिफाइड होता है, अनक्वालिफाइड। गॉट इट। तो इसका मतलब है क्वालिफाइड नेम। एल आई लिख दूं, इसका मतलब है ये क्वालिफाइड नेम है। अली लिख दूं, अनक्वालिफाइड नेम है। तो क्वालिफाइड नेम का मतलब क्या होता है, कोई भी वैलिड नेम देंगे, और किसका नाम देंगे, बंदे का नहीं। ये क्या लिखा हुआ, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। आर्गुमेंट में क्या लेगा, क्वालिफाइड नेम। और मैंने बता दिया क्वालिफाइड नेम का मतलब क्या है, जिसकी टाइप क्या होगी, टाइप की आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम टाइप स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद बाकी चीजें ये आप ये देखें, आर 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 आर, यानी ये जो टाइप है ये इन सब में से कोई एक हो सकती है, वगैरह वगैरह। आप उस कहानी को छोड़ दें, बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट हम पढ़ ही नहीं रहे। अब क्वालिफाइड नेम में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल आई। अगर मैं यहाँ लिख दूं अली, आप फौरन पूछेंगे जी अली तो क्वालिफाइड नेम ही नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख दूं हेडर, ये क्वालिफाइड नेम है, HTML5 में हेडर टैग का नाम है। और अगर मैं यहाँ लिख दूं फुटर, ये क्या है, क्वालिफाइड नेम है। अगर मैं यहाँ लिख दूं यूएल, तो जितने भी HTML के वैलिड टैग्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, क्वालिफाइड नेम्स हैं। तो अब मुझे बताएं, अगर मैं एल आई लिखता हूं तो ये डॉक्यूमेंट में जाएगा और जितने एल आई हैं सारों को सेलेक्ट कर लेगा, रिटर्न क्या करेगा, ग्रेट। यानी आपका जवाब ये भी अगर होता ना कि मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करेगा तो मैं मान लेता, लेकिन अब आप ये भी समझ चुके हैं कि जब मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे तो वो किस हालत में रिटर्न होंगे, अरे की हालत में रिटर्न होंगे। इस अरे को सम टाइम हम कहेंगे HTML कलेक्शन, सम टाइम हम कहेंगे नोड लिस्ट। अंदरूने खाना यही काम हो रहा होगा। इनमें थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन वो काफी एडवांस लेवल पे जाके आता है। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर मैं इसको, इस पूरी लाइन को उठा के, पहले मैं इसे उठा के डायरेक्ट कंसोल पे भी लिख सकता हूं, या मैं ये भी कर सकता हूं लेट एल आई इक्वल्स टू दिस। तो अब इसका मतलब है एल आई मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि इन तमाम की तमाम जो कलेक्शन रिटर्न होगी, जो अरे रिटर्न होगी, उसको नाम क्या दिया जाएगा, एल आई। तो मैंने कहा जी कि आप नाम भी कन्वेंशनली कॉन्टेक्सचुअल दिया करें। हमें प्लूरल चीज रिटर्न हो रही है ना, तो हम एल आई लिखते हैं, तो एल आई से हमारा सेंस आएगा जी ये कोई सिंगुलर चीज है। तो हम एल आई के बजाय क्या बोल देते हैं, आइटम्स या लिस्ट आइटम्स या समथिंग लाइक दैट, ताकि उससे सेंस क्लियर हो। आइटम्स का मतलब इट्स अ प्लूरल, ऑल्दो सिंगुलर भी दे देंगे तो नाम में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब की ऑब्वियसली कन्वेंशन में मसला हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लॉग करें, और अब आपको क्या मिलना चाहिए, एक अरे या अरे की तरह का स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। रिपीट, या अरे की तरह का कोई कोई शय मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा, तो उसने मुझे क्या बोला, HTML कलेक्शन। तो मैंने बोला जी कि ये अरे की तरह ही होती है। तो जब अरे की तरह होती है तो उसका मतलब है इसने लेंथ खुद ही कैलकुलेट कर ली ना, 5 का मतलब क्या है, 5 एलाइज है। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसने वही जीरोथ इंडेक्स पे एल आई दिया, फर्स्ट इंडेक्स पे बी एल आई दिया, सेकंड इंडेक्स पे बी एल आई दिया, थर्ड इंडेक्स पे बी एल आई दिया, और फोर्थ इंडेक्स पे भी एल आई दिया। तो अब आप मुझसे ये सवाल फिलहाल नहीं करेंगे कि HTML कलेक्शन क्या है और अरे क्या है, और आप इट्स एन अरे यूं समझें कि ये अरे है, ठीक है। हाँ, किसी बात पे, किसी पॉइंट पे, किसी जगह पे इसका बिहेवियर अरे से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट अगेन वो पॉइंट, वो जगह, वो लोकेशन बता दी जाएगी आपको, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पहली एल आई के साथ हैश के साथ आइटम पड़ा हुआ है, तो ये जो आपका HTML का एलिमेंट होता है ना, उसकी क्लास और उसकी आईडी अगर हो तो साथ रिस्पॉन्स में देता है, मेंशन करता है, स्पेसिफाई कर देता है। सिर्फ पहले एलिमेंट की आईडी थी, तो हैश किसका सेलेक्टर है,
अगर मैं इस पहले को क्लास भी दे देता तो ये क्लास भी साथ देता। यहाँ पे मैं अगर क्लास दे देता, अब ये क्या देगा, अब ये देगा li हैश के साथ क्या सिलेक्ट होता है, आईडी, और डॉट के साथ क्या सिलेक्ट होता है। तो इसका मतलब है पहले को आईडी भी मिली हुई है, क्लास भी, बाकियों को नहीं मिली हुई। तो अब देख ले, थोड़ी देर पहले कलेक्शन में ये स्क्वायर ब्रैकेट और नोटेशन नहीं हो रही थी, अब शो हो रही है। बहरहाल ये शो ना हो, आप समझ जाएं कि ये क्या है। बेसिकली जब भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अब ये अगर मैं इसको अरे बोलूं एचटीएमएल कलेक्शन को थोड़ी देर के लिए, तो ये किस चीज की अरे है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भाई टैग तो एचटीएमएल में रहेगा ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पहले मैंने सादा अपने बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स की अरे बनाई थी ना आपको, गॉट इट। आप अरे ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं, आप अरे ऑफ टैग्स नहीं बोल सकते, ठीक है। अरे ऑफ एचटीएमएल नहीं बोल सकते आप, बिकॉज आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है। ये कहानी क्लियर होगी जी। इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, ये जो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है, गेट एलिमेंट बाय आईडी है, गेट एलिमेंट बाय क्लास है, गेट एलिमेंट बाय नेम है, ये तमाम के तमाम सेलेक्टर्स हैं जावास्क्रिप्ट के। जैसे सीएसएस के सेलेक्टर्स पढ़े थे ना, आईडी क्या करता है, यूनिक एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। क्लास क्या करती है, मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करती है। टैग नेम क्या करता है, मल्टीपल सेम नेम के टैग्स को सेलेक्ट करता है। तो वो सेलेक्टर्स कहाँ थे, सीएसएस में। ये क्या है बेसिकली आपके। अब आप कहेंगे जी ये काफी अरसे तक जावास्क्रिप्ट में चलते रहे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, अभी भी चल रहे हैं। लेकिन अब ये तरीका पुराना है, ऑब्सोलीट है, कि आप कभी भी जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल के एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम, ये आप यूज नहीं करेंगे आप। ये कब का स्टाइल है, 2000s का। 2000s, जब भी किसी सदी का नाम बोला जाए ना, 90s, तो 90s का मतलब क्या होता है, वो पूरा डेकेड, यानी 1990 से 2000 के दरमियान वाला। 2000s बोला जाए तो इसका मतलब कौन सा डेकेड है, 2000 से 2010 तक। 80s बोला जाए तो 80s का मतलब वो डेकेड होता है नॉर्मली, ये। तो 2000s का स्टाइल है, यानी उस वक्त यूज होता था। तो आजकल, अच्छा इसमें मसला क्या था, मसला तो खैर कोई भी था, अभी भी सिलेक्शन हो ही जाती है, सारे काम हो जाते हैं इसके साथ, और कई लोग करते भी हैं। लेकिन इसमें आपको नहीं नजर समझ आ रही कि यार सीएसएस में अलग सेलेक्टर याद रखो, जावास्क्रिप्ट में सारे अलग सेलेक्टर याद रखो, ये तरद्दुद हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट वालों ने इसको फील किया, उन्होंने कहा जी ये सारे काम जिनके लिए आप डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इन सारों को छोड़ के आप सिर्फ दो मेथड्स याद रख लें, उन दो मेथड्स में सारे यही काम होंगे। और थोड़े बहुत फर्क है ही है, लेकिन एक मेजर ये चीज है। उन्होंने कहा जी आपने सिलेक्शन के लिए सिर्फ ये दो लाइनें यूज करनी है, बस मैं इसको हटा रहा हूँ और एग्जैक्ट यही दो काम कर रहा हूँ जो ऊपर किए, गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आप ये कर लें, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर में अब उसने ये नहीं कहा क्वालिफाइड नेम दे दें, अब उसने क्या कहा, सेलेक्टर दे दें। अब सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की सिलेक्शन में सिमिलरिटी हो गई है। तो सीएसएस के सेलेक्टर कौन कौन से हैं, हैश, डॉट, टैग नेम, और फिर पेरेंट चाइल्ड भी इसी तरह करते हैं ना, यूएल देते हैं, यूएल के साथ स्पेस देते हैं, तो स्पेस का मतलब क्या है, अगला आने वाला क्या होगा इसका, चाइल्ड होगा ना। स्पेस देके फिर कहते हैं तो अगला आने वाला इसका डिसेंडेंट होगा, यानी पोता होगा। स्पेस देके फिर इसका मतलब अगला आने वाला उससे उसका डिसेंडेंट का मतलब आगे नस्ल, 12। तो इसका मतलब ये कि अब हम यहाँ पे क्वालिफाइड नेम नहीं देंगे, यहाँ क्या देंगे। तो सिलेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, टैग का नाम भी सिलेक्टर हो सकता है सीएसएस में, डॉट भी सिलेक्टर हो सकता है क्लास के लिए, हैश भी सिलेक्टर हो सकता है आईडी के लिए, और ये नेस्टिंग भी हो सकती है, और बाकी जितने भी सीएसएस के सिलेक्टर हैं सारे हो सकते हैं। तो इसका मतलब है आपको एक ही फंक्शन मिला जो सारों को सेलेक्ट कर सकता है। अब अगर मैं यहां दूंगा ना, यहां मैं दूंगा दिस और दिस, यहां मैं आप सेलेक्ट कर रहा हूं किससे, हैश के साथ, हो गया ना सीएसएस वाला हिसाब। आईडी का नाम क्या है जी, आइटम, ये आईडी है ना। आप इसको किससे यूज कर रहे हैं, क्वेरी सेलेक्टर। अब ये क्या रिटर्न करेगा, जरा इसका रिटर्न रिजल्ट देखिएगा। आइटम को मैंने आई से शो कर दिया, और मैंने इसको कहा जी लॉग और आई। अब इंटरेस्टिंगली ये क्या शो करेगा, एक एलिमेंट। अच्छा अब आपको
अभी फर्क नहीं लगा, आईडी और इसका सेम ही लग रहा होगा अभी तक, ठीक है। फर्क ये है, एक फर्क उनमें से कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर इस एलआई के अंदर मुझे ए सेलेक्ट करना हो, क्योंकि एलआई के अंदर ए भी तो है ना, एलआई के अंदर ए भी है ना, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ ये काम नहीं कर सकता था। तो अब क्या करूंगा, वो एलिमेंट जिसकी आईडी आइटम है उसके अंदर ए पड़ा हुआ वो रिटर्न कर दो। तो अब क्या रिटर्न करेगा, एलआई नहीं, एलआई के अंदर पड़ा हुआ ए, अगर वो एक है तो एक, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल नहीं रिटर्न करेगा। गेट क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल में ये फर्क है, ठीक है। वो फर्क अभी बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ क्या रिटर्न करेगा, एक ही ए। अगर उसमें 10 ए भी होते तो क्या रिटर्न करता, पहला वाला। अगर 10 ए भी होते तो क्या रिटर्न करता, पहला वाला। तो लेट्स सी, अब उसने एल आई रिटर्न नहीं किया, क्योंकि यहां अब देखें ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना। अगर मुझे एल आई के अंदर पड़ा हुआ ए सेलेक्ट करना होता था तो मैंने क्या करता, या तो मैं जाके ए को आईडी दे देता, तो मुझे कोई और काम करना पड़ता। तो अब मैं एक ही सेलेक्टर से बहुत सारे वैरायटी ऑफ काम कर सकता हूँ। इवन इसके अंदर भी, अगर आप इसके अंदर भी कोई और आईडी या क्लास होती तो आप उसको भी ये दे देते। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर स्पैन का टैग होता, अब ये कौन सा स्पैन रिटर्न करता, वो एलिमेंट जिसकी आईडी आइटम है उसके अंदर एंकर और उसके अंदर जितने भी स्पैन है। तो क्योंकि ये क्यूरी सेलेक्टर है तो जितने भी नहीं, जितने भी होते हैं उनमें से पहला। तो इससे साबित क्या हुआ कि क्यूरी सेलेक्टर ऑल रिटर्न करता है सिर्फ आइटम। अगर मल्टीपल मैचिंग रिजल्ट्स भी होंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, सबसे पहला वाला। यही साबित हुआ ना आपका इससे कि भाई अगर मैं इसको यूएल को भी दे दूं आईडी और इसको दे दूं लिस्ट, ठीक, और मैं कहूं जी कि मेरे पास लिस्ट में जाओ और उस लिस्ट में जितने एलाइज हैं सारे दे दो, अब मुझे क्या देगा, सिर्फ फेस्ट। हालांकि एलाइज कितने हैं, 5। मुझे क्या देगा, बताना ये चाह रहा हूं कि क्यूरी सेलेक्टर क्या करता है, आपको सिंगल आइटम रिटर्न करता है। देख ले पहला। अब आप चाहते हैं जी कि किसी भी पेरेंट के अंदर तमाम मैचिंग चिल्ड्रन रिटर्न करे, तो उसके लिए आप फंक्शन यूज करेंगे क्यूरी सेलेक्टर ऑल। एक तरीका ये है। अब आपने देखा है, मैंने पहले ही बोला था कि बाजूकात आप इसे कहेंगे एचटीएमएल कलेक्शन, बाजूकात ये क्या आ जाएगा, नोड लिस्ट। तो अब क्या आ गया आपके पास, नोड लिस्ट। यहाँ से एक और क्वेश्चन इमर्ज होता है जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए कि नोड्स की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एलिमेंट नोड होता है, टेक्स्ट नोड होता है, एट्रीब्यूट नोड होता है, और 2-3 और अकसाम के नोड्स होते हैं। फिर उसमें भी कुछ ऑब्सोलीट हो चुके हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो दो ही हैं, कॉमन है जो दो ही हैं, नोड लिस्ट, सॉरी टेक्स्ट नोड और एलिमेंट नोड, ठीक है। बहरहाल ये नोड लिस्ट है इस वक्त, और इस वक्त ये नोड की टाइप कौन सी है, एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट नोड और टेक्स्ट नोड क्या होता है पता है, ये जो है ना आपका एल ये एक एलिमेंट है, HTML का एलिमेंट है, तो हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट नोड। अच्छा, ये जो एंकर है ना ये भी क्या है, एलिमेंट नोड है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट HTML का एलिमेंट है। लेकिन ये जो बीच में टेक्स्ट है ना, ये कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेक्स्ट नोड कहेंगे, बस दैट्स इट। कॉमन ये दो ही है, बाकी एट्रीब्यूट नोड छोड़ भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप उनको भी देख सकते हैं, बट यही वो मोस्ट कॉमन। तो एलिमेंट नोड और टेक्स्ट नोड में फर्क आ गया। तो अब आपको क्या मिला यहां से, नोड लिस्ट, और है क्या, अरे लाइक स्ट्रक्चर ये, और कुछ भी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको दो चीजें पता लग गई, और जावास्क्रिप्ट में अब आप कभी भी गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय फलां, गेट एलिमेंट बाय फलां, कुछ भी नहीं, यही दो फंक्शन आपको याद है, दैट्स गुड एनफ बस। चाहे जितनी मर्जी नेस्टेड एलिमेंट्स की सिलेक्शन करें, चाहे पेरेंट एलिमेंट की सिलेक्शन करें, कुछ भी करें, व्हाटसोएवर यू कैन डू दैट। ठीक हो गया जी। तो एक तो ये बात बतानी थी आज कि आप जावास्क्रिप्ट में सिलेक्शन के लिए मोस्टली ये काम करते हैं। दूसरी बात ये बतानी थी कि आप, हमने कॉल बैक फंक्शन पढ़े थे ना, तो कॉल बैक फंक्शन की असल जो रूह है ना, बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट में यूज होती है। जावास्क्रिप्ट बाय नेचर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। इवेंट ड्रिवन का मतलब कोई इवेंट अकर होता है तो आपने उस इवेंट को कैच करना होता है और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है। अब इवेंट्स क्या होते हैं, ये भी रिएक्ट के पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है कि रिएक्ट में भी इवेंट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इवेंट कोई भी वेब पेज पे आपकी एक्टिविटी, उसको हम एक इवेंट बोलते हैं। वेब पेज पे क्या एक्टिविटी हो सकती है आपकी, मिसाल के तौर पे आप ड्रैग कर सकते हैं, आप माउस
लीव कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट पे माउस ओवर कर सकते हैं या माउस हॉवर कर सकते हैं या माउस उसके ऊपर ले जा सकते हैं, किसी भी एलिमेंट से माउस हटा सकते हैं। ये तमाम की तमाम क्या है, कोई एक्टिविटीज है, और इन एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे, इवेंट। आप क्लिक करें तो ये क्या है, एक एक्टिविटी परफॉर्म किया आपने, ये एक इवेंट है। डबल क्लिक एक इवेंट है, राइट क्लिक एक इवेंट है, लेफ्ट क्लिक एक इवेंट है, स्क्रॉल अप एक इवेंट है, स्क्रॉल डाउन एक इवेंट है। जी जी जी, ये जितना एरिया ना ये डॉक्यूमेंट ही है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि इवेंट्स डॉक्यूमेंट पे ही हो, इवेंट विंडो पे भी तो हो सकते हैं ना। अब विंडो और डॉक्यूमेंट में क्या फर्क है पता है आपको? ये जो आपका, ये जो पूरा है ना, ये जो मैं जिसको हिला रहा हूँ, ये पूरी क्या है, विंडो है, और इसके अंदर ये क्या है, सिर्फ ये एरिया डॉक्यूमेंट है। तो इवेंट विंडो के भी हैं और इवेंट, चले आपने ये सवाल कर लिया तो इवेंट इससे आगे हट के और भी हैं। अच्छा, इवेंट्स, कुछ इवेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं माउस इवेंट्स, वो इवेंट्स जो माउस से परफॉर्म होते हैं। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, माउस ओवर, माउस लीव, माउस ड्रैग, माउस ड्रॉप, ये सारे के सारे क्या हैं, माउस इवेंट्स हैं। कुछ इवेंट्स हैं जो कीबोर्ड इवेंट्स हैं, की अप, की डाउन, की प्रेस, ये सारे के सारे इवेंट्स कहां से परफॉर्म होते हैं, कीबोर्ड से। कुछ इवेंट्स हैं जो फॉर्म इवेंट्स हैं, अब वो हो सकता है आप कीबोर्ड से भी परफॉर्म करें, माउस से भी परफॉर्म करें, लेकिन वो दे आर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड टू द फॉर्म इवेंट्स। जब मैं फॉर्म का जिक्र करता हूं तो आपको पता है फॉर्म के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इनपुट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, फॉर्म की सबमिशन है। तो ये तमाम के तमाम कुछ इवेंट्स जो हैं वो फॉर्म से एसोसिएटेड भी है, कि अगर आपके वेब पेज पे फॉर्म है तो फॉर्म से रिलेटेड या फॉर्म से एसोसिएटेड इवेंट तभी अकर हो सकते हैं जब आपके पेज पे फॉर्म है। कुछ इवेंट्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट के इवेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट लोड हुआ, डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, डॉक्यूमेंट अनलोड हुआ। डॉक्यूमेंट लोड होने का मतलब क्या है, किसी ने डॉक्यूमेंट ओपन किया। डॉक्यूमेंट रेडी होने का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट पे जो कुछ पेज पे कंटेंट है वो सब कुछ डिस्प्ले हो गया, डॉक्यूमेंट रेडी। डॉक्यूमेंट अनलोड का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट मूव हो गया, क्लोज हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो ये डॉक्यूमेंट के इवेंट्स हैं। फिर कुछ इवेंट्स हैं जो विंडो के इवेंट्स हैं। स्क्रॉल, स्क्रॉल अप हो गया, स्क्रॉल डाउन हो गया, आप विंडो का क्लोज है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, तो ये सारे बैक बटन है, रिफ्रेश बटन है, तो ये सारे इवेंट्स किसके हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो वेब पेज से रिलेटेड किसी किस्म की फंक्शनैलिटी आप जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल कर सकते हैं। आपने स्क्रॉल पे कोई बिहेवियर चेंज करना है, आपने विंडो के क्लोज पे कोई बिहेवियर चेंज करना है, विंडो के ओपन होने पे कोई बिहेवियर चेंज करना है, विंडो के मिनिमाइज होने पे कोई बिहेवियर करना है, विंडो के मैक्सिमाइज होने पे कोई काम करना है। अक्सर आपने देखा होगा किसी वेबसाइट को क्लोज करते हैं या टैब को क्लोज करते हैं तो आप कहते हैं जी कि योर चेंजेस आर नॉट सेव्ड, डू यू वांट टू स्टिल क्लोज इट। तो वो इवेंट्स कब ट्रिगर होता है, जब विंडो क्लोज होती है। तो विंडो क्लोज होने पे उन्होंने कोई इवेंट लगाया होता है, समझ आई बात? तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं जो, तो हर इवेंट को हैंडल करने का मोर और लेस कुछ एक्सेप्शन हो सकती है, मोर और लेस सेम ही तरीका है, वो तरीका हम देखते हैं। अब मुझे ये बताएं कि किसी भी इवेंट को हैंडल करना हो तो हम डायरेक्ट फंक्शन एग्जीक्यूशन से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन लिखा और मैंने कहा जी कि ये फंक्शन है जी, ये फंक्शन है मेरा जी, क्या है जी, क्लोज विंडो, और ये है, और मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ जी कि विंडो डॉट क्लोज, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी क्लोज विंडो। ठीक, क्या हुआ? मेरे क्लोज के बटन दबाने के बगैर ही विंडो क्लोज हो गई। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि इवेंट्स में हम ज्यादातर केस सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि कोई एक्शन परफॉर्म होने के लिए किसी दूसरे एक्शन का इंतजार करे। डोंट कॉल मी डायरेक्टली। अब पता है क्या होगा, अब आप इसे ओपन करें, ओपन हो रहा है, खुद ही क्लोज हो रहा है। अच्छा, इसके दो मतलब हुए। एक मतलब तो ये हुआ कि ये क्लोज का मेथड बिल्ट इन है एंड इट इज द पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। एक मतलब तो इसका ये हुआ।
दूसरा मतलब ये हुआ कि कुछ फंक्शनैलिटीज और मेजॉरिटी इवेंट की फंक्शन इवेंट ड्रिवन चीजें ये डिजायरेबल ही नहीं है कि वो डायरेक्ट चल जाएं। चला लें, फिर ओपन करवा लें विंडो, फिर ठीक है, कर लेना। नहीं पॉसिबल। इसका मतलब है दिस फंक्शन शुड बी कॉल्ड और दिस फंक्शन शुड बी मेड डिपेंडेंट ऑफ समथिंग एल्स। और वो डिपेंडेंसी क्या है कि यार डायरेक्टली ना कॉल करो भाई, माजरत मैं घंटा हो गया पेज खोलने की कोशिश कर रहा हूं, खोल ही नहीं रहा। कब खोलो? जब कोई और एक्शन परफॉर्म हो। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं कोई बटन बना लूं, जरा अब इसको देखें, मैं यहाँ पे कोई बटन बना लूं और मैं कहता हूं जी कि इसको भाई डायरेक्टली कॉल ना करो, इस बटन पे क्लिक करो। इसको मैं कमेंट कर देता हूं, अदरवाइज वो फौरन क्लोज कर देगा। तो डायरेक्ट कॉल करने का तो आपने खमियाजा भुगत लिया, देख भी लिया। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डायरेक्ट एग्जीक्यूशन बनती नहीं है, बननी ही नहीं चाहिए। अब मैं कहता हूं भाई इस पे क्लिक हो तो इसको क्लोज करो विंडो को, अदरवाइज क्लोज। उसका कंसीक्वेंस देख लिया। दिस इज द सिनेरियो जिसके बारे में मैंने कहा था कि कॉल बैक की असल एप्लीकेशन आपको तब पता चलेगी जब मैं कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो बताऊंगा। तो ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है ना, कॉल मी बैक व्हेन क्लिक हैपेंस ऑन दैट पर्टिकुलर बटन। मुझे अभी कॉल ना करो, अभी फंक्शन लिखा पड़ा है, फंक्शन लिखा पड़ा है, डिफाइन हुआ पड़ा है, बट इट इज सेइंग दैट डोंट कॉल मी राइट नाउ, कॉल मी व्हेन समथिंग एल्स हैपेंस। तो वो समथिंग एल्स के लिए हमने जो सिनेरियो प्रोड्यूस किया वो क्या है कि जब बटन पे क्लिक हो तो क्लोज करो, उसके बगैर क्लोज। अच्छा, अब एक और हल, हमने इस बटन को क्लिक के साथ एसोसिएट करना है। तो पहली चीज क्या है कि हमें इस बटन को जावास्क्रिप्ट में गेट करना है, एक्सेस करना है। तो हम ये कहेंगे, एक्सेस करने का तरीका तो आपको पता है, डॉक्यूमेंट क्या करूं, डॉट, यस, मैं सोचा शायद आप भी अभी भी यही कहेंगे जी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब दो हल हैं, या तो आप इसको क्या दे दें, लेकिन ये दे नहीं सकते क्योंकि ये टैग नेम सेलेक्टर है, अगर 4 बटन होंगे तो वो जिस बटन पे क्लिक करेंगे वो यही फंक्शन चलेगा। तो हम क्या दे दें उसको, आईडी या क्लास दे दें। तो आप इसको आप क्या दे दें, आईडी दे दें, और इसको आप दे दें बीटीएन फॉर द नाउ, फॉर द टाइम बीइंग। और यहाँ पे आप क्या दे दें, हैश बीटीएन। अब आपको ये क्या देगा, ये वो जो HTML बटन है उसका रेफरेंस इसमें स्टोर होगा। जब रेफरेंस स्टोर किसका होता है, ऑब्जेक्ट का, तो इसका मतलब बीटीएन क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब बीटीएन ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पड़ा होगा, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। ठीक, तो अब जब आप ये कहेंगे ना बीटीएन डॉट, तो हमारे आईडी को पता लग गया कि बीटीएन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। आप इस पे ऐड लिखेंगे तो ये कहेगा जी ऐड इवेंट लिसनर। मैं कह रहा हूँ वो बटन है तो वो क्या करे, इवेंट्स को सुनना शुरू कर दे, यानी वो कॉन्स्टेंटली लिसनिंग मोड में आ जाए, सिंपल इज दैट। और लिसनिंग मोड में आने के बाद यहां पे आप किस इवेंट को लिसन करें। जब ऐड इवेंट लिसनर करते हैं ना, हम ये बता दें कि यार क्लिक को लिसन करे, डबल क्लिक को लिसन करे, माउस ओवर को लिसन करे, माउस लीव को लिसन करे, किसको लिसन करे। तो मैं चाहता हूँ जी कि क्या किसको लिसन करे, क्लिक को लिसन करे। तो अभी मैं इवेंट्स के नाम बता दिए ना सारे, अगर याद नहीं भी है वैसे तो याद हो जाएंगे, 4 5 6 ही है मोस्ट कॉमन है, बाकी कम यूज होते हैं लेकिन यूज होते हैं डेफिनेटली। तो पहला आर्ग्यूमेंट यानी ऐड इवेंट लिसनर बिल्ट इन फंक्शन है, तो बिल्ट इन फंक्शन में जो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो कौन बताएगा, मैंने तो नहीं बताने ना भाई, मेरा फंक्शन थोड़ा ही है। तो मुझे कहां से देखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन से। तो डॉक्यूमेंटेशन से मुझे तो पता है, आपको भी पता लग जाएगा 5 6 जो मोस्ट कॉमन है, अदरवाइज बाकियों को आप जानते जानते जान लेंगे, आसान हो जाए। तो हम चलते हैं आगे।
तो अब मैं चाहता हूं जी कि जब क्लिक हो तब क्या हो। अब जरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेगा। अब मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर उसके साथ पैरेंथेसिस हो, इसका मतलब है इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करो, किसी पे इन्हिसार, किसी का इंतजार। तो जब फंक्शन कॉल को बतौर फंक्शन पास किया जाए तो बगैर ब्रैकेट्स के करते हैं। ये क्लोज विंडो जब मैंने तनहा कॉल किया था तो साथ में क्या दी थी, जब इसको एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन इसकी कॉल को, या तो ये तरीका है कि आप ये काम यहीं पे कर दें। तो जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास होता है तो उसका नाम नहीं दिया जाता, पता है ना आपको। एनोनिमस फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है हमेशा, तो फिर मुझे ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर आप इसको कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है सेपरेट लिखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉल के वक्त साथ में पैरेंथेसिस देंगे नहीं। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, ये nothing is happening, but the moment I click on this it has gone। तो पता चला कि पहले जब मैं यूं ही वेब पेज ओपन करता था तो फंक्शन कॉल हुआ था डायरेक्टली। अब मैंने इसे कहा नो, कॉल मी बैक व्हेन समथिंग हैपेंस। वो समथिंग क्या था भाई, इवेंट। कि जब ये इवेंट परफॉर्म हो तो तब क्या करो। अच्छा, ये क्लोज करने वाली एग्जांपल ना बार बार हमें क्लोज कर देता है, तो हम इसे क्लोज करने के बजाय क्या करते हैं, प्रिंट विंडो। तो यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट का। अब ये क्या करेगा कि जो ही मैं कॉल कर दूंगा, जो ही मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, तो ये रिक्वेस्ट किसको चली जाएगी, प्रिंटर को। लेट्स सी। इससे आपको ये भी पता लग रहा है भाई, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी सिनेरियोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब आपके सोचने की लिमिट है, जावास्क्रिप्ट के काम करने की कोई लिमिट नहीं। तो अब जिस भी पेज पे कहीं प्रिंटर का बटन लिखा हुआ देखे ना, ऊपर आइकन हो सकता है लेकिन पीछे क्या लगा होगा, सिंपली विंडो डॉट, ये हो गया ना प्रिंट। जस्ट आप अगर प्रिंटर अटैच्ड हो तो प्रिंट, अदरवाइज पीडीएफ की फॉर्म में फाइल सेव हो जाएगी। दो क्या, 6 भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक होगी बात। अगर आप ये चाहते हैं कि ये काम भी कर सकते हैं, इवेंट लिसनर एक ही हो, इस फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर दें, ये क्लोज भी हो जाए, ये प्रिंट को रिक्वेस्ट भी भेज दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे। अब इवेंट एक ही है, एक क्लिक पे 4 फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो सकती है। ये तो आपको पता है ना कि फंक्शन जब कॉल हो जाए तो फंक्शन की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी चलेंगी, फिर फंक्शन कंट्रोल रिटर्न करेगा। अब सॉरी, एक बात कंप्लीट कर, अब हो सकता है कि एक फंक्शनैलिटी दूसरी पे डिपेंड कर रही हो, तो फिर हो सकता है कि फंक्शन ब्रेक कर जाए, क्योंकि दूसरी फंक्शनैलिटी पहले पे डिपेंड कर रही थी, तो पहले ही ब्रेक कर गई तो दूसरी चलेगी कहां से। ऐसा समटाइम मुमकिन है, उसका बिहेवियर वो ऑन द गो पता लगेगा, पहले प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप पूछें। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी आपने इंटर की को कैसे पहचानेंगे आप, अभी आपको पता है कैसे पहचानेंगे। देखिए ना, की अप, की प्रेस, की डाउन का इवेंट है, लेकिन वो तो कोई भी की अप एंड डाउन हो सकती है। आपको क्या पता चला वो प्रिंटर है, वो इंटर की ही है। तो इसका मतलब पता है क्या है, आपके कीबोर्ड की हर की का एक यूनिक कोड होता है। तो आपको की प्रेस के इवेंट पे जाके पहले चेक करना पड़ेगा कि जो की प्रेस हुई है वो इंटर ही है, या जो की प्रेस हुई है वो बैक स्पेस ही है। अब आप अक्सर देखते हैं किसी पेज पे ऐसा बिहेवियर रिस्ट्रिक्ट हुआ होता है, आप कॉपी नहीं कर सकते। आप किसी टेक्स्ट को कॉपी, तो उसके लिए पता है क्या लगा होता है, कॉपी, इधर प्रिवेंट कॉपी, ये लगा होता है। फिर मैंने उस कॉपी वाला सिनेरियो क्रिएट नहीं किया। अब ये क्या करेगा,
जब भी किसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो ये कॉपी का इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। जब कॉपी का इवेंट ट्रिगर होगा तो ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा, ये चलेगा तो कंट्रोल इधर आएगा। ये क्या कह रहा है, रिटर्न फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है, जहां से आए हो वहां चले जाओ वापस। जहां से आए कुछ हक किए बगैर यहां से वापस चलो, तो इसका मतलब वो कॉपी को क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। समझिए बात। अच्छा, बाज़ औक़ात आप करेंगे टाइपिंग, कोई बंदा टाइप करे और फिर बैक स्पेस ना दबा सके। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कितनी पावर है आपके हाथ में। कोई बंदा टाइप करे और आप कहते हैं बैक स्पेस ना दबाए, तो फिर आप क्या करेंगे, जब टाइपिंग हो गई तो जब बैक स्पेस को कैसे देखेंगे, फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, बैक स्पेस की की। फिर आप इफ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ दैट की कोड इज इक्वल्स टू दैट स्पेसिफिक बैक स्पेस की। अगर वो की बैक स्पेस वाली है तो फौरन रिटर्न कर दो, कुछ भी ना करो। और इसके अलावा कुछ भी है तो टाइपिंग करने दो, बैक स्पेस की जो ही आई उसको को भी चल वापस, सेम काम। मतलब मैं अब ये सारी चीजें करके नहीं बता सकता, लेकिन आप एक चीज अगर समझ गए ना कि कॉल बैक और इवेंट को हैंडल कैसे करना है, और फिर किस किस इवेंट को हैंडल करना है, जिसको आप चाहेंगे। स्क्रॉल रिस्ट्रिक्ट करना हो आपको कि आप स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, विंडो डॉट। अच्छा, फिर आप एक और चीज भी होती है, अभी तुमने ऐड लिसनर किया ना, तो ये इस ऐड लिसनर की भी लिमिटेशन है कि ऐड लिसनर को किस किस के साथ ऐड कर सकते हैं। अब किसी विंडो के इवेंट को रिस्ट्रिक्ट करना हो तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए फिर एक और तरीका भी है, मतलब बहुत सारे तरीके भी हैं। विंडो डॉट ऑन लोड। ये जो ऑन लोड है ना, ये बेसिकली क्या है, एक ये फंक्शन है। ठीक, हम इस फंक्शन को कस्टमाइज करके इसकी फंक्शनैलिटी को रीअसाइन भी कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो कुछ भी देंगे, जो कुछ भी आएगा, वो बेसिकली कब आएगा, यानी विंडो लोड हो तो ये वाला काम कर दो या परफॉर्म कर दो, तो ये इस तरह भी है। तो यहाँ पे जो कुछ लिखेंगे वो तब चलेगा जब विंडो, अक्सर वेबसाइट पे वैसी होती है, जो ही विंडो लोड होती है तो कुछ पॉपअप आ जाता है, या 4 सेकंड बाद कोई पॉपअप आ जाता है। इस पर ट्राई करते हैं, पता नहीं मुझे सारी चीजों का सिंटैक्स मुझे ऑनेस्टली याद इसलिए भी नहीं है कि बहुत अरसा हो गया इन चीजों पे, देखा ही नहीं है ना जब से हमने वो रिएक्ट की बुरी आदत पड़ी है। तो सेट टाइम आउट है, मैं कहता हूँ जो ही हमारा पेज चले 5 सेकंड के बाद एक काम कर दो। क्या कर रहा है, पहले अलर्ट देख लेते हैं, ये चलेगा। तो इस तरह की बहुत सारे बिहेवियर्स, विंडो ऑन लोड, ये तो है ही है, हमने किसी एलिमेंट के बगैर लगाना है। ठीक है, अच्छा सॉरी, विंडो ऑन लोड पे फंक्शन देना है, इस फंक्शन को हमने ये देना है। ठीक, अब ये चले, अब हम ये चाहते हैं, अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अब जरा गौर से सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, और अगर मुझे आप हिंट दे दें तो बड़ा ही मजा आ जाए। पढ़ा हुआ है आपने, क्या कर रहा हूँ मैं, या क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यार लट बट को गोला मारना यार, अब क्या कर रहा हूँ, नहीं समझ आई, ये समझ आएगी तो आप आशश करेंगे। ये क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट है, आगे क्या है, प्रॉपर्टी है भाई। विंडो डॉट के साथ हम क्या चीज एक्सेस कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी या, अब इस प्रॉपर्टी को हम ये क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली exactly, एक विंडोज ऑब्जेक्ट की बिल्ट इन प्रॉपर्टी को कस्टम वैल्यू दे रहे हैं। विंडो डॉट ऑन लोड क्या है, प्रॉपर्टी है, किसकी है, विंडो के ऑब्जेक्ट की ना। पता नहीं ये क्यों नहीं समझ रहे बात, हालांकि कहानी वही सिंपल सी है। यार मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे जाऊं और
यहाँ पे विंडो डॉट ऑन LO लोड, इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट में करंटली कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, नल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ये पढ़ा है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट पर्सन इक्वल्स टू नेम यासिर एज 33। अगर मैं इस पर्सन की कोई भी प्रॉपर्टी गेट करना चाहूं तो पर्सन डॉट एज करूंगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी विच इज 33 इन दिस केस। अगर मैं ये करूंगा पर्सन डॉट नेम तो मुझे मिल जाएगा यासिर। अगर मैं ये कर दूं पर्सन डॉट क्या आएगा, या अनडिफाइंड या नल। तो इसका मतलब है अगर मैं ये कर दूं, मतलब ये कि ये कॉल की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी की एग्जिस्ट ना करे तो आप बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, सॉरी फंक्शन की नहीं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ना करे तो बाद में उसको प्रॉपर्टी भी असाइन कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। यानी प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी देने का मतलब है कि आपकी कॉल की प्रॉपर्टी थी नहीं, लेकिन अब इसके बाद अगर लॉक करेंगे तो पर्सन में कॉल की प्रॉपर्टी होगी क्योंकि आपने असाइन कर दी। और ये बात समझ आ गई है, परेशान क्यों फिर? अच्छा, इसका मतलब है ये तो थी नहीं तो आ गई ना। अब एक है पर्सन डॉट एज की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं इसमें वैल्यू 90 कर दूं जब मेरी उम्र 90 साल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन डॉट एज की प्रॉपर्टी थी, मैंने उस प्रॉपर्टी को नई वैल्यू दे दी। अब मुझे अगली बात बताएं कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी नेम में फंक्शन नहीं आ सकता। लाइट समझा ना इसको? दूसरे दिन ये बात करवाई थी, क्या ये नहीं हो सकता भाई? ये नहीं करके दिखाया आप कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम की जो वैल्यू है वो फंक्शन हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अरे भी हो सकता है, नेस्टेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सन डॉट एज में मैं 90 तो या 63 तो दे ही सकता हूँ, तो क्या ये नहीं दे सकता? एज की प्रॉपर्टी में फंक्शन असाइन कर दिया। ये क्या कर रहा हूँ, विंडो डॉट ऑन लोड में क्या कर रहा हूँ, इसमें क्यों एतराज है आपको? इस पे एतराज नहीं होना चाहिए ना, या अभी भी है तो बता दे जरा, कोई और कहानी खोलते हैं फिर। तो जब ये कर सकता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को असाइन कर एक्सेस करके उसमें फंक्शन भी, उसमें वेरिएबल में नंबर भी, तो ये कर सकता हूं तो भाईजान ये भी कर सकता हूं। जब ये कर सकता हूं तो इस फंक्शन के अंदर पे जो कुछ मर्जी लिखनी है, आप तो जावास्क्रिप्ट की वो फ्लो में आ गया ना आप, ये सारा कुछ। अब जब ये कर सकता हूं तो फिर ये देखें कि कब चलेगा, जो ही विंडो, अच्छा जब ये लोड होगी तो अक्सर आपने वेबसाइट पे एक फंक्शनैलिटी देखी होगी, जब ये लोड हो, विंडो लोड होने के बाद 4 सेकंड इंतजार करे, टाइम आउट सॉरी, कुछ भी वो अक्सर आती है ना वार्निंग 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। तो ये क्या है भाई, अब ये उन सारी चीजों का मिक्सचर है जो पीछे पड़ के आ चुके हैं 4 दिनों में। अलग से कोई चीज नहीं पढ़ाई मैंने। गालिबन किसी लेक्चर में ये जिक्र किया था कि एंड पे सारों को इकट्ठा करके मिला के एक चीज प्रेजेंट करूंगा। कल आपने सवाल पूछा था कि जी कोई एप्लीकेशन बता दें, मैं कहा सबर करें आएंगी एप्लीकेशन, फिर आप कहेंगे बस करें एप्लीकेशन बहुत हो गई हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं इस पे, अलर्ट दो, यानी कोई यूजर को वार्निंग दो, या कोई भी मॉडल चला दो, या कोई भी एडवर्टाइजमेंट सेक्शन चला दो, कोई भी पॉप ओवर चला दो, कुछ भी चला दो, और मैं कहूंगा जी हेलो आफ्टर 3 सेकेंड्स, और ये जो सेट टाइम आउट का फंक्शन यहाँ एंड हो रहा है ना, यहाँ पे आप दे दें। अब जो ही डॉक्यूमेंट लोड होगा 3 सेकंड इंतजार करेगा और 3 सेकंड के बाद कहेगा जी हेलो आई एम आफ्टर 3 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विंडो की प्रॉपर्टी हो, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी हो,
अपने कस्टम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो, सिर्फ रीअसाइन नहीं कर सकते तो किस चीज को नहीं कर सकते? कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। आपने कांस्टेंट प्रॉपर्टीज देखी हुई, फिर दिखा दूं? यस। आप कभी ये करें कि यहां कोई कैपिटल है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ है कि विंडो का ऑब्जेक्ट ग्लोबल तो है ही है, साथ में हाईली कस्टमाइजेबल है। हाईली कस्टमाइजेबल का मतलब क्या है? आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज को जी अलर्ट अलर्ट का बिल्ट इन है, तो बिल्ट इन का ये बात मैंने कब बताया कि बिल्ट इन डायरेक्ट चलेगा? नहीं, किसने कहा? ओ भाई नहीं, अगर हम ये लिखे ना अलर्ट तो ये खुद ही चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस है, जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स आएंगे उस ऑर्डर में चलेंगी। हमने आज से पहले अलर्ट को किसी फंक्शन के अंदर लिखा ही नहीं। जब फंक्शन के अंदर नहीं लिखा तो ये सीक्वेंस में तो आ रहा है ना। देखें यहां अगर कुछ ना लिखा हो, सिर्फ अलर्ट लिखा हो, तो जब हम ये डॉक्यूमेंट लोड करेंगे, अब ये डॉक्यूमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लोड पे चलेगा, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब तो ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में तो आ रहा है ना। अब उसे स्टेटमेंट ही एक मिली है अलर्ट। अब जब इसमें इसे लेट सपोज देखें, आपकी थ्योरी पर ये भी गलत साबित करनी चाहिए ना हमें। अब अलर्ट नहीं चलेगा, अब अलर्ट नहीं चलेगा तब तक जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो अलर्ट का मैंने ये कब बताया कि ये डायरेक्ट चल जाता है लोड पे? अलर्ट को पढ़ाते वो लोड का तो जिक्र ही नहीं था। वो चल इसलिए रहा था, चल रहा था, यू आर राइट टू दैट कॉन्टेक्स्ट, चल इसलिए रहा था कि वो पेज पे थी ही एक स्टेटमेंट भाई, वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं थी। तो अगर आप डायरेक्टली 10 अलर्ट लिखेंगे तो 10 के 10 चलेंगे, क्योंकि वो सिंक्रोनस फ्लो में तो आ रहे हैं ना। समझ आई बात? अब मैंने अलर्ट की मिसाल आपको सिर्फ वो दी है समझने के लिए। अच्छा, इसमें एक और बड़ा जबरदस्त बात है। आप ये कहें जी कि अब अज्यूम करें ना क्या क्या कर सकते हैं। अगर करंटली एक्टिव विंडो पे 10 सेकंड तक कोई एक्टिविटी ना हो, यूजर को लॉग आउट कर दो। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, मोबाइल ऐप में आप खोल के बैठ जाएं, 10 सेकंड बाद ऑटो लॉग आउट हो जाए। वो डिपेंड करता है, किसी ने 10 रखा होता है, किसी ने 15। तो क्या करेंगे आप? इसी तरह का काम नहीं करेंगे। ऑन लोड पे या ऑन डॉक्यूमेंट रेडी पे डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन है। सेट टाइम आउट लगा के 10 सेकंड दे दे, और फिर बीच में इफ एल्स की कंडीशन लगा देंगे। अगर कोई माउस भी ना हिले, कोई कीबोर्ड भी ना हिले, तो खाली देखने से तो कोई एक्टिविटी नहीं खाली देखने से तो कोई एक्टिविटी नहीं होती ना भाई। मोबाइल के केस में डिफरेंट है, मोबाइल का स्वाइप ना हो, टच ना हो, व्हाट्सएवर, लेकिन खाली देखना कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो अगर 10 सेकंड तक डिटेक्ट करेंगे कोई माउस क्लिक नहीं है, कोई माउस मूव नहीं है, कोई कीबोर्ड की नहीं प्रेस हुई, लॉग आउट कर दो। तो मोबाइल या सिस्टम को क्या जिन आते हैं? वो गायबाना बात तो नहीं बताते ना इस तरीके से। तो खैर, इसका मतलब आपको बहुत सारे इसके जो मतलब है वो निकल सकते हैं, और आप इनको किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये आपको बताया, एक बात को जस्टिफाई करना मेरे ऊपर जिम्मा था कि मैं आपको बताऊंगा जी कि कॉल बैक किन सिनेरियोज में। अब आपको पता है कि कॉल बैक का मतलब है भाई अभी नहीं, कॉल मी बैक व्हेन समथिंग हैपेंस। ले जी, ये हमारी बात थी, और एक आखिरी बात रह गई है, थोड़ी सी एडवांस है, और उसे एडवांस जावास्क्रिप्ट के फीचर्स में भी वो पढ़ाई जाती है। और वो आखिरी बात है जी, 3 डॉट्स के बारे में कल आपको कहा था मैंने। ये 3 डॉट्स अगर आप समझ गए तो ये दोनों के लिए होंगे, ये ऑब्जेक्ट के लिए भी होंगे और ये अरे के लिए भी होंगे। इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, आपको रेफरेंस समझ आना चाहिए। रेफरेंस, जब अरे किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो अरे फिजिकली स्टोर नहीं होगी, अरे का फिजिकली हीप में होगी, रेफरेंस स्टैक पे होगा। ये कॉन्सेप्ट जरा रिमाइंड कर लें एक अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले। और ऑब्जेक्ट के केस में भी, जब आप ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तो वेरिएबल में ऑब्जेक्ट खुद असाइन नहीं होता, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट की वैल्यूज जो है वो हीप पे पड़ी होती है। ये बात समझ आ गई आपको? अब जरा मुझे 2 बातों का जवाब देना है आपने। पहली बात ये है कि जी मैं ये करता हूँ जी, लेट नम्स इक्वल्स टू, एक अरे है जी 12 15, और ये आखिरी टॉपिक है हमारा रिएक्ट से पहले इंशाल्लाह ताला, अगर कल तक मुझे और कोई याद ना आ गया तो। ठीक है, वरना मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि
एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुए, लेकिन हमारा चूंकि कोर्स मंथ है कि हमें 4 महीने की वो लिमिट सामने है, तो हमने इस वक्त वो फीचर्स पढ़ने हैं जिनकी रिएक्ट को इमीडिएटली स्टार्ट करने की जरूरत है। बाकी हम जावास्क्रिप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ पढ़ेंगे रिएक्ट के, ठीक है। तो जरूरत इन्हीं चीजों की थी। अब मुझे ये बताएं कि आपको ये पता है कि अगर मुझे इसमें इस नम्स की अरे में मैं इसे लॉग कर दूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? अच्छा, अब जरा एक और बात बताते हैं इससे पहले, सॉरी, बात वही है, याद याद ना है। अभी तक हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ चला रहे हैं? कंसोल में। नोड क्यों इवॉल्व और क्यों रेवोल्यूशनाइज हुआ कि इट अलाउड अस टू रन द जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द, आज के बाद वी आर गेटिंग रिड ऑफ दिस ब्राउजर थिंग, वी गॉट रिड ऑफ इट। फिर चलाएंगे कैसे? तो अब ये जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगा। यस, जब तक हम इसको नोड पे नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर चलाने के लिए, यानी आउटसाइड द ब्राउजर चलाने के लिए आपको एक टूल की, एक रन टाइम की जरूरत है। जावास्क्रिप्ट के लिए अभी तक रन टाइम कौन था? ब्राउजर था। यानी वो एनवायरनमेंट जिसमें जावास्क्रिप्ट ने चलना है, रन टाइम का मतलब ये है ना, रन टाइम एनवायरनमेंट। तो वो एनवायरनमेंट हमें कौन प्रोवाइड कर रहा था? ब्राउजर। अब हमने ब्राउजर वाला काम ही खत्म, कटा ही मुका दिया। तो अब भी जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए रन टाइम एनवायरनमेंट की जरूरत है। वो रन टाइम एनवायरनमेंट अब ब्राउजर नहीं होगा, अब होगा नोड जेएस। और ये नोड जेएस की रेवोल्यूशनाइज या रेवोल्यूशन होने की वजह, या नोड जेएस बैकएंड पे अब यूज हो सकता है बगैर ब्राउजर के, उसकी वजह सबसे बड़ी नोड है। नोड इज सच अ पावरफुल थिंग। आपने पूछा था, किसने पूछा था कि नोड पढ़ेंगे रिएक्ट के साथ या नहीं पढ़ेंगे? तो अब उसका जवाब देने लगा हूँ कि नोड पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता नहीं होगा कि हम नोड पढ़ रहे हैं, क्योंकि नोड को हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एज अ रन टाइम। आपको पता है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, तो कभी आप, कोई पूछे जी कि आप लेटर किस में टाइप करते हैं, तो आप ये नहीं कहते हैं हम विंडो इंस्टॉल करते हैं और विंडो के ऊपर वर्ड इंस्टॉल करते हैं और वर्ड के ऊपर लेटर लिखते हैं। कभी हमने बोला है? हालांकि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो पे चला रहे थे, आप क्या कहते हैं? लेटर किस में टाइप करते हैं? विंडो पे, सॉरी वर्ड पे। तो बीच में से विंडो किधर गई? वो अंडरस्टूड है कि नीचे चल रही है। तो यही काम होगा हमारा। हम कहेंगे जी आप रिएक्ट किस पे लिख रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे जी हम नोड इंस्टॉल किए, नोड के ऊपर जावास्क्रिप्ट किया, जावास्क्रिप्ट के ऊपर रिएक्ट का फ्रेमवर्क चलाया जाता है। आप कहेंगे जी हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टूड होगा कि नीचे नोड ही चल रहा है। एनीवेज, नोड जेएस का करंट वर्जन आप ना किया करें। एलटीएस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये स्टेबल वर्जन होता है, आप इसको डाउनलोड किया करें। इस वक्त करंट वर्जन चल रहा है 18.12.1। आप इसको डाउनलोड करेंगे और जैसे किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वैसे नेक्स्ट 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 डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ सारे नोड इंस्टॉल हो गए। जब आपका नोड इंस्टॉल हो जाए, नोड की इंस्टॉलेशन के बाद विंडो आर शॉर्टकट की है, या इनफैक्ट कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट लिख लें और इस कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सिंपली ये लिखें नोड हाइफन वी, ये चेक करने के लिए कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल है या नहीं है। अगर ये कमांड सक्सेसफुली आपको ये v18.12.1 दे दे, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल है। ये जरूरी नहीं है कि 18.2.1 हो, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है। हो सकता है ये 14 हो, 15 हो, 16 हो। एनीथिंग अबव 14 इज एक्सेप्टेबल। नोड का कोई भी वर्जन 14 या 15 से प्लस एक्सेप्टेबल है। तो मेरा लकीली यहाँ पे कौन सा है? वही है जो लेटेस्ट चल रहा है लॉन्ग टर्म सपोर्ट के साथ। तो इसका मतलब है मुझे नोड दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत, जब आप करेंगे तो आपको नोड, अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं और आपके सिस्टम में नोड नहीं है, या जावास्क्रिप्ट की जान छोड़ दें या नोड जेएस को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो नोड इज मैंडेटरी ऐसे डेवलपर के सिस्टम पे जो जावास्क्रिप्ट कर रहा है या करने का इरादा रख रहा है। तो हो गया जी। अब इसका मतलब है मेरे पास नोड इंस्टॉल है ऑलरेडी, मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको नोड इंस्टॉल करने की जरूरत डेफिनेटली है। दूसरी बात, नोड इंस्टॉल हो गया तो अब आपका ये जो बिल्ट इन टर्मिनल है ना, ये काम का है। ये ना भी हो तो आप इनफैक्ट वो विंडोज वाले टर्मिनल में वो सारे काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड के साथ काम कर रहे हैं, तो अब हमें नोड पर कोई भी चीज चलाने के लिए, यानी अभी हम ये जावास्क्रिप्ट का जो सिंपल कोड है ना, सिर्फ कंसोल लॉग, ये किस पर चलाएंगे? ब्राउजर के बगैर नोड पे चलाएंगे। अब पहले हम किस पे चला रहे थे? ब्राउजर पे। अब किस पे चलाएंगे? तो इसके लिए हम कैसे करते हैं? हम सिंपली टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल पे ओपन करते हैं, ये नीचे टर्मिनल आ जाता है और ये टर्मिनल आपकी करंट डायरेक्टरी में ओपन होता है बाय डिफॉल्ट, जो करंट डायरेक्टरी में JSB11 है, ठीक है। अब आपने ये जो फाइल खुली हुई है ना करंट, जिसका नाम app.js है, इसको नोड पे चलाना है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, नोड पहले से इंस्टॉल है। नोड कीवर्ड
फाइल का नाम डॉट फाइल की एक्सटेंशन, सिंपल। अब ये मेक श्योर करना है कि आप उसी फोल्डर में हैं जिस फोल्डर में फाइल पड़ी हुई है, अदरवाइज एरर दे सकता है। मैंने एंटर किया तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया कंसोल लॉग का। तो कंग्रेचुलेशंस, आज हमने पहला स्क्रिप्ट ब्राउजर से बाहर रन की है। वैसे हमने कहा था कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर से बाहर चलती ही नहीं है, अब चल गई है, एंड दिस इज थैंक्स टू नोड.जेएस। अच्छा, अब हम ये कंसोल लॉग तो कर ही चुके हैं और ये आपको पता है ब्राउजर में भी चलाते तो ये आउटपुट आता, तो आप कहेंगे जी फिर इसमें इतना एग्जैजरेशन वाली कौन सी बात है, तो डेफिनेटली आगे जो बातें आनी है वो एग्जैजरेशन वाली ही है। मुझे ये बताएं कि नम्स में क्या पड़ा हुआ है, 12, 45, 56 और 47। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पे करूं नम्स डॉट पुश और इस पे कर दूं 666, अब रिजल्ट क्या आएगा, ये 666 वाला इसके साथ पुश हो के आएगा। लेकिन अगर मैं ये करूं, लेट्स देख लेते हैं, 666 आ गया। लेकिन अगर मैं ये काम इसके बाद करूं, पुश हुआ लेकिन कंसोल होने के बाद, तो ये चूंकि कंसोल पहले हो गया था तो पहले तक यहाँ पे क्या था 40। अब जरा गौर से सुनना है, ये हर बात गौर वाली है क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर स्प्रेड और रेस्ट जान है इसकी रिएक्ट की। अब आप ये देखें कि मैं यहाँ पे करता हूँ जी कि लेट एक और वेरिएबल लिया, इसको मैंने कहा जी nums1 इक्वल टू nums। तो मैंने कहा था जी कि हम जब कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे असाइन हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो इस केस में अगर मैं nums करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा बताए ना, अरे मैं वैल्यूज भी साथ बताएं, 12, 45, 56 और यही आउटपुट आएगा। और अगर मैं num1 करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, सेम आउटपुट आएगा। कंफर्म, पक्की बात है ना, पक्की बात है, सेम आएगा। मसला खराब अब होने वाला है। अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ, मतलब मुझे पता है, आपको दिखा देता हूँ सेम। और अगर num1 करूंगा तो भी, चले दो डिफरेंट कर लेते हैं num, और आपको पता है कंसोल में आप यूं साथ मैसेज भी दे सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी nums, दिस इज गोइंग टू बी, ताकि साथ में वो टेक्स्ट आए तो प्रीफिक्स से आपको पता लग जाए ये num1 कॉल हुआ और ये nums कॉल हुआ। ले जी, पूरी तरह हाजिर दिमागी से जवाब देना है। अगर मैं पहले देख लेते हैं ना दोनों का बिहेवियर, नम्स में जो कुछ पड़ा हुआ है एग्जैक्टली वही कुछ किस में पड़ा हुआ है, नम्स 1 में पड़ा हुआ है। ठीक, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इन दोनों में से किसी एक में चेंज कर देता हूँ, इन दोनों में से एक में चेंज कर देता हूँ, नम्स 1 में डॉट पुश करके चेंज कर देता हूँ, 100 डाल देता हूँ। इन्होंने कहा जी दोनों में हो जाएगा, क्यों, एक मिनट, एक मिनट, इतनी बात जितनी पूछी जाए प्लीज, बाकी सबको भी तो साथ सिखाना है ना। इन्होंने कहा जी दोनों में हो जाएगा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, खाली नम्स 1 में होना चाहिए। उसूल तो भाई ये आप किस खाते में या किस बुनियाद पे कह रहे हैं, जरा आपके पास वापस आते हैं जी। नम्स 1 में होगा सिर्फ जी, चेंज किस में होगा, मैंने नम्स 1 में एक एलिमेंट पुश कर दिया और पुश का बिहेवियर
और ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर होता है? अब जरा बहुत गौर से सुनिएगा, आखिरी बात है, नए काम खुल जाते हैं। जितना ये आखिरी पॉइंट जबरदस्त था ना, उतना हमें वो टाइम लग गया। अच्छा, ऑटो स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जरा मुझे बताएं कि मैंने कहा था भाई एक अरे है और एक मेमोरी है, और मेमोरी के दो पार्ट्स हैं, एक है स्टैक और एक है हीप। अब मैंने कहा था जी कि मेरे पास एक अरे है जिसका नाम है नम्स। पहले ये काम किया ना, और नम्स का मतलब यहाँ क्या पड़ा हुआ है? एक रेफरेंस उस जगह का जिसमें नम्स की वैल्यूज पड़ी हुई। अब मैंने कहा जी मेरा एक और वेरिएबल है जिसको मैंने नाम क्या दिया, नम्स 1, और इसमें भी क्या पड़ा हुआ है, एक रेफरेंस किसी और मेमोरी लोकेशन का। अब मैंने कहा जी कि मैंने क्या किया, नम्स में या नम्स 1 में असाइन कर दिया, क्या असाइन क्या किया भाई, नम्स। तो इधर से इधर क्या कॉपी हुआ, नम्स नहीं कॉपी हुआ भाई, रेफरेंस कॉपी हुआ। ठीक, इसका मतलब है नम्स का रेफरेंस किस में चला गया, तो दोनों का रेफरेंस क्या हो गया, तो दोनों किधर रह रहे हैं, एक ही घर में। एक में चेंज करेंगे तो फिजिकल वैल्यू तो नहीं चेंज कर रहे ना भाई। अगर फिजिकल वैल्यू चेंज कर भी रहे हैं तो उसी जगह पे जाके चेंज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का रेफरेंस पॉइंट किसको कर रहा है, सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो जब आप एक में 100 डालते हैं तो दूसरे में जाके क्या करेगा, और जब दूसरे में चेंज करेंगे तो वो पहले में चेंज कर देगा। ये जवाब था जिसको मैं आपने कहा था आधा जवाब आपने ठीक दिया। समझ आई ये बात? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं म्यूटेबिलिटी। क्या कहते हैं? अब जब भी मैं म्यूटेबिलिटी कहूंगा ना तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ द रेफरेंसेस व्हेन वी मेक चेंज इन ओरिजिनल array it will obviously impact its copy या इट्स रेफरेंस। जहां जहां इसका रेफरेंस होगा वहां वहां सब चेंज होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, लफ्ज म्यूटेट का मतलब पता है क्या होता है, चेंज करना। अंग्रेजी में लफ्ज म्यूटेट का मतलब क्या होता है, चेंज करना। तो जब मैं एक को चेंज कर रहा हूं तो दूसरी को वो क्या कर रहा है, अब लफ्ज चेंज को हटा के क्या करते हैं, म्यूटेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नम्स 1 है ये म्यूटेट कर रहा है किसको, मैं चेंज किस में कर रहा हूं, नम्स 1 में। ये किसको चेंज कर रहा है खुद जाके, नम्स को। तो नम्स 1 इज म्यूटेटिंग द नम्स ओरिजिनल रे क्या थी, नम्स कॉपीड कौन सी थी, और असल में कॉपी तो नहीं थी ना, असल में तो उसका रेफरेंस ही था। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ये म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगहों पे फायदा भी है और बहुत सारी जगहों पे नुकसान भी देता है। मैंने लव लेटर भेजना हो किसी खास लोकेशन पे, ठीक है, ये दो जगह हो, दोनों जगहों में डिफरेंट हो जाए, एक जगह वाला दूसरी पे पहुंच जाए, दूसरी वाला, या जो जो चीज एक में लिखनी थी दूसरी में नहीं लिखनी थी तो एक में चेंज की दूसरी में चेंज। हाउ कैटास्ट्रोफिक दिस इज, हाउ डिजास्टर्स इट कुड बी। गॉट इट? अब ये याद रहेगा इसलिए मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है म्यूटेबिलिटी इस केस में एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इम्यूटेबल बनाना पड़ेगा। ऐसे केसेस में इनको क्या करना पड़ेगा, इम्यूटेबल बनाना पड़ेगा। तो बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करें या किसी अरे को कॉपी करने का मतलब असाइन करें, किसी अरे को दूसरी अरे में असाइन करें, तो वो क्या होती हैं, बाय नेचर म्यूटेबल होती हैं। और म्यूटेबल का मतलब क्या है, एक में चेंज करेंगे दूसरी में ऑटोमेटिक चेंज आएगा, दूसरी में चेंज करेंगे पहले में ऑटोमेटिक चेंज आएगा। ये म्यूटेबिलिटी है, और इस म्यूटेबिलिटी को हमने कल बदलना है किसमें, इम्यूटेबिलिटी में, ताकि एक में चेंज करें दूसरी में चेंज ना आए। जब हम इम्यूटेबल बना लेंगे तो फिर हम ये स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरा टारगेट था कि हम इसको खत्म कर लें, लेकिन अभी हमने सिर्फ ये प्रॉब्लम पढ़ा है, इसका सोल्यूशन नहीं पढ़ा, हाउ टू मेक इट इम्यूटेबल। लेकिन कल तक आपको ये लफ्ज रटना चाहिए,
म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो। और बाकी जो कॉल बैक्स और बाकी सिनेरियो सारे हमने डिस्कस किए हैं, आई होप दे आर इफेक्टिव एंड इंशाल्लाह विल सी यू